शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। नंबर 1, सामाजिक सुधार के 3 प्रकार कौन से हैं, बाबा साहब का विश्लेषण देखिएगा आज के अम्बेडकर संदेश में। ब्राह्मण 2 प्रकार के होते हैं, वो कौन से 2 प्रकार हैं, बाबा साहब ने स्वयं यहाँ पर बताया है। बुद्धिजीवी वर्ग किसे कहते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के 3 गुण कौन से हैं, क्या बुद्धिजीवी वर्ग एक इंजीनियर, डॉक्टर या टीचर, प्रोफेसर को कहा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। बाबा साहब ने एक क्रांतिकारी भाषण तैयार किया था मेरे साथियों, जाति प्रथा उन्मूलन विषय को लेकर। जाति प्रथा उन्मूलन विषय पर भाषण बाबा साहब का होना था। लाहौर में एक वार्षिक अधिवेशन जात पात तोड़क मंडल की तरफ से मई 1936 में आयोजित किया गया था। लेकिन बाबा साहब के इस भाषण की विषय वस्तु जैसे ही पता चलती है, स्वागत समिति को वो ये कहते हुए इस स्पीच को ही कैंसिल नहीं करते बल्कि पूरा कार्यक्रम रद्द कर देते हैं कि ये बाबा साहब के द्वारा तैयार किया गया विषय वस्तु असहनीय होगा। ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, असहनीय है, इसलिए ये कार्यक्रम उन्होंने रद्द कर दिया। बाबा साहब का अध्यक्षीय भाषण नहीं हो पाया, लेकिन बावजूद इसके बाबा साहब के स्पीच की उस समय 1000 प्रतियां प्रकाशित की गई थी बम्बई में ही। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 में बाबा साहब का ये पूरा स्पीच है, जिसे माननीय कांशीराम साहब ने स्वयं अध्ययन किया था। आपको मालूम है, माननीय कांशीराम साहब ने वैज्ञानिक के पद पर रहते हुए और उसके बाद 2 किताबों का अध्ययन किया। जो पहली किताब थी एनहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जाति प्रथा उन्मूलन विषय पर, और ये पूरी किताब पढ़ने के बाद, पूरा स्पीच पढ़ने के बाद उन्होंने क्रांति कर दी। माननीय कांशीराम साहब ने अपने जीवन में क्या कुछ किया राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, वो आपके सामने है, उसका परिणाम आपके सामने है। विस्तार में हम आपको नहीं बताएंगे। आज का अम्बेडकर संदेश इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर है। बुद्धिजीवी वर्ग किसे कहते हैं, उसके 3 गुण कौन से हैं, आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपको बताने जा रहे हैं। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि अम्बेडकर संदेश को अंत तक जरूर वॉच कीजिए। अभी समय नहीं है तो अभी रोक दीजिए, जब समय आपके पास हो तब अम्बेडकर संदेश आप सुने, लेकिन अंत तक सुने, ये हमारा विशेष निवेदन हमेशा रहता है। आज के अम्बेडकर संदेश को लेकर हम खास बात कहना चाहते हैं कि आपको अम्बेडकर संदेश अंत तक वॉच करेंगे तो एक निष्कर्ष आपको मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के अम्बेडकर संदेश को। पेज नंबर 80 से लेकर 83 तक, BBEIC सारनाथ वाराणसी से। भाषा लिखते हैं कि आपको सफलता मिलने के अवसर क्या है। सुधार की विभिन्न किस्में हैं। एक किस्म वो है जो लोगों की धार्मिक धारणा से संबंधित नहीं है, लेकिन उसका स्वरूप विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्षता वाला है। सुधार की दूसरी किस्म का संबंध लोगों की धार्मिक भावना से है। सामाजिक सुधारों की इन किस्मों के 2 प्रकार हैं। एक में सुधार धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप होता है और उन लोगों से जो इन सिद्धांतों से विचलित हो गए हैं, ये कहा जाता है कि वे उनको फिर से स्वीकार कर लें और उनका पालन करें। दूसरे प्रकार के सुधार में न केवल धार्मिक सिद्धांतों में हस्तक्षेप किया जाता है, बल्कि उनका पूर्ण रूप से विरोध किया जाता है और लोगों से कहा जाता है कि वे इन सिद्धांतों का पालन न करें और उनकी सत्ता की अवज्ञा करें। जाति व्यवस्था ऐसे कुछ धार्मिक विश्वासों का स्वाभाविक परिणाम है जो शास्त्र सम्मत है। शास्त्रों के बारे में ये विश्वास किया जाता है कि ईश्वर द्वारा प्रेरित उन ऋषियों का आदेश निहित है जो अलौकिक प्रज्ञा से संपन्न थे। अतः ऋषियों की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यदि उल्लंघन किया जाएगा तो पाप लगेगा। सुधार का एक और प्रकार है, वह है जाति व्यवस्था को नष्ट करना। सुधार का एक और प्रकार है, वह है जाति व्यवस्था को नष्ट करना। ये सुधार तीसरे वर्ग के अंतर्गत आता है। लोगों से जात पात त्यागने के लिए कहने का अर्थ उनको मूल धार्मिक धारणाओं के विपरीत चलने के लिए कहना है। यह स्पष्ट है कि सुधार का पहला और दूसरा मार्ग सरल है, लेकिन तीसरे मार्ग के सुधार में अत्यधिक कार्य करना होगा, जो प्रायः असंभव सा है। हिंदू सामाजिक व्यवस्था को पवित्र मानते हैं। हिंदू सामाजिक व्यवस्था को यानी कि जाति व्यवस्था को पवित्र मानते हैं। जाति व्यवस्था का आधार ईश्वरी है, अतः आपको इस पवित्रता और देवत्व को नष्ट करना होगा जो जाति व्यवस्था में समाया हुआ है। अंतिम विश्लेषण के रूप में इसका अर्थ यह है कि आपको शास्त्रों और वेदों की सत्ता समाप्त करनी होगी।
मैंने जाति व्यवस्था समाप्त करने के उपाय और साधनों से संबंधित प्रश्न पर जोर इसलिए दिया है क्योंकि मेरे लिए आदर्श से अवगत होने के अपेक्षाकृत उचित उपायों और साधनों की जानकारी प्राप्त कर लेना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आपको वास्तविक उपाय और साधनों की जानकारी नहीं है तो आपके सभी प्रयास निष्फल रहेंगे। यदि मेरा विश्लेषण सही है तो आपका कार्य भी भगीरथ प्रयत्न से कम नहीं होगा। केवल आप ही यह कह सकते हैं कि क्या आप इस कार्य को संपन्न कर सकेंगे। मेरे विचार से ये कार्य असंभव, प्रायः असंभव है। भाषा यहाँ पर इस कार्य को असंभव मानते हैं, जाति व्यवस्था को नष्ट करना असंभव मानते हैं। आखिर क्यों? तब भाषा लिखते हैं कि शायद आप ये जानना चाहेंगे कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ। जिन कारणों से मैंने यह दृष्टिकोण अपनाया है उनमें से ऐसे कुछ कारणों का उल्लेख करूंगा जिन्हें मैं अत्यंत महत्वपूर्ण समझता हूँ। उन कारणों में से एक है विद्वेष भाव जो ब्राह्मणों ने इस समस्या के प्रति प्रदर्शित किया है। ब्राह्मण राजनीतिक तथा आर्थिक सुधार के मामलों के आंदोलन में सदैव अग्रसर रहते हैं, लेकिन जात पात के बंधन तोड़ने के लिए बनाई गई सेना में वे शिविर अनुयायी, कैंप फॉलोअर्स के रूप में भी नहीं पाए जाते। क्या ऐसी आशा की जा सकती है कि भविष्य में इस मामले में ब्राह्मण लोग नेतृत्व करेंगे? मैं कहता हूँ नहीं। आप पूछ सकते हैं क्यों? आप दलील दे सकते हैं कि इसका कोई कारण नहीं है कि ब्राह्मणों को सामाजिक सुधार से क्यों दूर रहना चाहिए। आप तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि ब्राह्मण ये जानते हैं कि हिंदू समाज का अभिशाप जाति व्यवस्था है और एक प्रबुद्ध वर्ग के रूप में उनसे ये आशा नहीं की जा सकती कि वे इसके परिणामों के प्रति उदासीन रहेंगे। आप ये भी तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, एक तो धर्मनिरपेक्ष ब्राह्मण और दूसरे पुरोहित ब्राह्मण। यदि पुरोहित ब्राह्मण जात पात समाप्त करने वाले लोगों की तरफ से हथियार नहीं उठाता है तो धर्मनिरपेक्ष ब्राह्मण उठाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सारी बातें ऊपर से बहुत ही विश्वसनीय लगती हैं, लेकिन इन सब बातों में हम ये भूल गए हैं कि यदि जाति व्यवस्था समाप्त हो जाती है तो ब्राह्मण जाति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्या यह आशा करना उचित है कि ब्राह्मण लोग ऐसे आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सहमत होंगे जिसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मण जाति की शक्ति और सम्मान नष्ट हो जाएगा? क्या धर्मनिरपेक्ष ब्राह्मणों से यह आशा करना उचित होगा कि वे पुरोहित ब्राह्मणों के विरुद्ध किए गए आंदोलन में भाग लेंगे? मेरे निर्णय के अनुसार धर्मनिरपेक्ष ब्राह्मणों और पुरोहित ब्राह्मणों में भेद करना व्यर्थ है। वे दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, वे एक शरीर की दो भुजाएं हैं। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का अस्तित्व बनाए रखने हेतु लड़ने के लिए बाध्य है। इस संबंध में मुझे प्रोफेसर डाइसी की सारगर्भित टिप्पणियां याद आती हैं जो उन्होंने अपने इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में दी हैं। संसद की विधायी सर्वोच्चता की वास्तविकता परिसीमा के संबंध में डाइसी ने कहा है, किसी भी प्रभुता संपन्न विशेषता संसद द्वारा सत्ता का वास्तविक प्रयोग दो परिसीमाओं से परिबद्ध या नियंत्रित है। इनमें एक बाह्य और दूसरी आंतरिक परिसीमा है। किसी प्रभुता संपन्न की वास्तविक शक्ति की बाह्य सीमा ऐसी संभावना या निश्चितता को कहा जाता है कि उसकी प्रजा या अधिकांश प्रजा उसके कानूनों की अवज्ञा या विरोध करेगी। प्रभुसत्ता के प्रयोग की आंतरिक सीमा स्वयं प्रभुसत्ता के स्वरूप से उत्पन्न होती है। निरंकुश शासक भी अपने चरित्र के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है जिसका निर्माण उसकी परिस्थिति, तत्समय प्रवृत्त नैतिक भावनाओं और उस समाज के आधार पर होता है जिससे वह संबंधित है। सुल्तान अगर चाहता भी तो मुस्लिम विश्व के धर्म को परिवर्तित नहीं कर सका, लेकिन यदि वह ऐसा कर भी सकता था तो वह बिल्कुल असंभव था कि मुस्लिम धर्म का अध्यक्ष मुस्लिम धर्म को समाप्त करना चाहेगा। सुल्तान की शक्ति का प्रयोग करने से संबद्ध आंतरिक व्यवस्था भी इतनी मजबूत थी जितनी की बाह्य परिसीमा। लोग कभी कभी व्यर्थ का प्रश्न पूछते हैं कि पोप ने अमुक सुधार लागू क्यों नहीं किया। तो इसका सही उत्तर यह है कि एक क्रांतिकारी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पोप बन जाए, और जब कोई आदमी पोप बन जाएगा तब वह एक क्रांतिकारी बनना नहीं चाहेगा। मेरे विचार से ये अभियुक्तियाँ भारत के ब्राह्मणों पर भी समान रूप से लागू होती हैं, और कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि यदि कोई व्यक्ति पोप बन जाता है तो एक क्रांतिकारी बनने की उसकी इच्छा नहीं होती। जो व्यक्ति ब्राह्मण पैदा हुआ है वह एक क्रांतिकारी बनने की इच्छा बहुत कम करता है। वास्तव में सामाजिक सुधार के मामले में किसी ब्राह्मण से एक क्रांतिकारी बनने की आशा करना उतना ही बेकार है जितना कि ब्रिटिश संसद से यह आशा करना, जैसा कि लेस्ली स्टीफन ने कहा था कि वे ऐसा अधिनियम पारित करेंगे जिसके अनुसार सभी नीली आंखों वाले बच्चों की हत्या कर दी जाएगी।
आप में से कुछ ये कहेंगे कि यह एक मामूली बात है कि जाति प्रथा समाप्त करने के आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए ब्राह्मण आगे आए अथवा नहीं। मेरे विचार से इस दृष्टिकोण का अपनाया जाना समाज के बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा अदा की गई भूमिका की उपेक्षा करना होगा। चाहे आप इस सिद्धांत को माने या न माने, एक महान पुरुष इतिहास का निर्माता होता है। एक महान पुरुष इतिहास का निर्माता होता है। चाहे आप इस सिद्धांत को माने या ना माने, एक महान पुरुष इतिहास का निर्माता होता है। लेकिन आपको इतना अवश्य स्वीकार करना होगा कि प्रत्येक देश में बुद्धिजीवी वर्ग सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। सर्वाधिक शक्तिशाली वर्ग रहा है, वह भले ही शासक वर्ग न रहा हो। बादशाह कहते हैं प्रत्येक देश में एक बुद्धिजीवी वर्ग सर्वाधिक शक्तिशाली रहा है, भले को वो शासन सत्ता में न रहा हो। बुद्धिजीवी वर्ग वह है जो दूरदर्शी हो, सलाह दे सकता है और नेतृत्व प्रदान कर सकता है। मेरे साथियों, बुद्धिजीवी के 3 गुण यही हैं। एक बार पुनः हम रिपीट करते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के 3 गुण, जो दूरदर्शी होता है, जो सलाह दे सकता है, जो नेतृत्व प्रदान कर सकता है। ये 3 गुण जिस व्यक्ति के अंदर हो, वो चाहे पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, वो बुद्धिजीवी कहा जाएगा। जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हो तभी उसको बुद्धिजीवी कहा जाएगा। ये 3 गुण किसी अनपढ़ व्यक्ति में भी हो सकते हैं, किसान मजदूर के अंदर भी हो सकते हैं, अतः उसको हम बुद्धिजीवी वर्ग कह सकते हैं। मेरे साथियों, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है कि भारत में बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मण को माना जाता है, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि जिसके अंदर ये 3 गुण हैं, दूरदर्शिता का, सलाह देने की क्षमता और नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता, ये 3 गुणों वाले व्यक्ति को हम बुद्धिजीवी वर्ग कह सकते हैं। बाबा साहब आगे कहते हैं किसी भी देश की अधिकांश जनता विचारशील या क्रियाशील जीवन व्यतीत नहीं करती। ऐसे लोग प्रायः बुद्धिजीवी वर्ग का अनुकरण और अनुगमन करते हैं। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी देश का संपूर्ण भविष्य उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर होता है। यदि बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और निष्पक्ष है तो उस पर यह भरोसा किया जा सकता है कि संकट की घड़ी में वह पहल करेगा और उचित नेतृत्व प्रदान करेगा। ये ठीक है कि प्रज्ञा अपने आप में कोई गुण नहीं है। प्रज्ञा अपने आप में कोई गुण नहीं है, ये केवल साधन है और साधन का प्रयोग उस लक्ष्य पर निर्भर है जिसे एक बुद्धिमान व्यक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। बुद्धिमान व्यक्ति भला हो सकता है, लेकिन साथ ही वह दुष्ट भी हो सकता है। उसी प्रकार बुद्धिजीवी वर्ग उच्च विचारों वाले व्यक्तियों का एक दल हो सकता है जो सहायता करने के लिए तैयार रहता है और पथभ्रष्ट लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए तैयार रहता है। बुद्धिजीवी वर्ग धोखेबाजों का एक गिरोह या संकीर्ण गुट के वकीलों का निकाय भी हो सकता है जहां से उसे सहायता मिलती है। आपको यह सोचकर खेद होगा कि भारत में बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मण जाति का ही दूसरा नाम है। आप इस बात पर खेद व्यक्त करेंगे कि ये दोनों एक है। बुद्धिजीवी वर्ग का अस्तित्व किसी एक जाति से आबद्ध होना चाहिए और इस बुद्धिजीवी वर्ग को ब्राह्मण जाति के हितों एवं आकांक्षाओं में साझेदारी करनी चाहिए। जिसने अपने आप को देश के हितों के बजाय उस जाति के हितों का अविरक्षक समझ रखा है। सारी स्थिति अत्यंत खेदजनक हो सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्राह्मण लोग ही हिंदुओं का बुद्धिजीवी वर्ग है। ब्राह्मण लोग ही हिंदुओं का बुद्धिजीवी वर्ग है। यह केवल बुद्धिजीवी वर्ग ही नहीं है, बल्कि यह वह वर्ग है जिसका कि शेष हिंदू लोग बहुत आदर करते हैं। हिंदुओं को यह पढ़ाया जाता है कि ब्राह्मण भूदेव है, वर्ण नाम ब्राह्मणों गुरु। हिंदुओं को ये पढ़ाया जाता है कि उनके शिक्षक केवल ब्राह्मण ही हो सकते हैं। मन ने कहा है कि यदि पूछा जाए कि धर्म के उन विषयों में क्या किया जाएगा जिनका कि विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया, तो उत्तर यह है कि शिष्ट ब्राह्मण जो भी प्रस्तुत करेंगे वह विधिमान्य होगा। अनामार्तेषु धर्मेषु कथम स्यादिति चेद भवेत यम शिष्टा ब्राह्मण ब्रूहि सधर्म स्याद सटकतः। जब एक ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग जिसने शेष हिंदू समाज पर नियंत्रण कर रखा है जाति व्यवस्था में सुधार करने का विरोधी है, तभी मुझे जाति प्रथा समाप्त करने वाले आंदोलन का सफल होना नितांत असंभव दिखाई देता है। यहाँ पर प्रश्न ये था कि आखिर क्यों जाति प्रथा समाप्त करने वाले आंदोलन का सफल होना असंभव दिखाई देता है।
इस बात को भी बाबा साहब ने यहाँ क्लियर किया है। आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, इस प्रश्न का जवाब देना हर अम्बेडकरवादी के लिए बेहद जरूरी है। बुद्धिजीवी वर्ग के 3 गुण कौन से हैं? सामान्य साथियों, बुद्धिजीवी वर्ग ही संकट काल की परिस्थितियों में देश का, समाज का नेतृत्व कर सकता है, राह दे सकता है, दिखा सकता है। और इसलिए ये जानना जरूरी है कि बुद्धिजीवी वर्ग के वो 3 गुण कौन से हैं। हमने बार बार रिपीट किया है। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के अम्बेडकर संदेश को हम यही रोकना चाहेंगे इस निवेदन के साथ कि इसे जन जन तक पहुंचाइएगा, ताकि ये महत्वपूर्ण संदेश बाबा साहब का समाज का हर व्यक्ति जाने, समझे और आगे बढ़े, बाबा साहब के अधूरे मिशन को पूरा करे। दीजिए इजाज़त, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।